सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। डीमोनेटाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के 6 साल बाद आए फैसले का क्या महत्व है? भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव और मायावती के न जुड़ने के पीछे कारण क्या है? और यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से क्या योगी आदित्यनाथ गुजरात मॉडल की तरह एक मॉडल बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और एक बार फिर आज की इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। शेखर, चलिए तुरंत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल आ रहा है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बारे में आपका विचार क्या है? ऐसे मामले जो 6 साल बाद अब कोई रेलेवेंस नहीं रखते हैं, उन्हें पहली बार में ही क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता है? देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है और यही सवाल हमने उठाया भी था हमारे 50 वर्ड एडिट में भी। आप हमारा 50 वर्ड एडिट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमने कहा ये तो अब आपने जो किया है ठीक है, आपने किया, उसने आपने बड़ा डिबेट की, 4 जजेस ने एक बात की, एक जज ने एक बात की, आपने आरबीआई एक्ट में एक चीज़ भी ढूंढ के निकाली जिसके ऊपर अपूर्वा ने एक स्टोरी लिखी थी जिसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये एक तो बात ये है कि 6 साल के बाद कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कुछ करना था आपको तभी करना चाहिए था। 6 साल के बाद में ये तो पोस्टमार्टम भी नहीं है। पोस्टमार्टम भी होता है कि किसी को बदकिस्मती से किसी का खून हो जाए, मृत्यु हो जाए संदिग्ध हालात में, तो पोस्टमार्टम करके पता करें किसने किया, कैसे किया, कौन कसूरवार है, ये हत्या थी, खुदकुशी थी या प्राकृतिक मौत थी। लेकिन ये तो 6 साल के बाद तो ऐसे है कि जैसे वो इजिप्ट में ममीज़ होती है ना, पुरानी ममीज़ मिल जाते हैं कई बार, तो वो खोला आपने उसका मम्मी का बॉक्स, फिर मम्मी की आप ऑटोप्सी करते हैं देखने के लिए कि किस ज़माने में क्या था। तो ये तो एक तरह की मम्मी की ऑटोप्सी है, ये लाश की भी ऑटोप्सी नहीं है, ये मम्मी का पोस्टमार्टम है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये समय की बर्बादी है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत केस, 72,000 से ऊपर केस पेंडिंग है, या तो इसको पहले ही करना था। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल बात है, जो मैं पहले से कहता हूँ, वो ये है कि ये जो फैसला था ये एग्जीक्यूटिव फैसला था, सरकार का फैसला था। तो इसमें यह कहना कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल या तो एकदम आप कुछ करें, उसको रोक लगा दें, वो तो आपने किया नहीं। लेकिन जो सरकार का फैसला है, सरकार को गलतियां करने का हक होता है और गलतियां होती हैं तो वो गलतियों का खामियाजा वो भुगतती है, तो वोटर से भुगतती है जी। और अगर वोटर को नहीं फ़र्क पड़ता तो कोर्ट का भी उसमें ज़्यादा कहने का कुछ बनता नहीं है। तो ये और कोर्ट ने कहा भी है इसमें कि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इनके बीच में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जजमेंट होती है। एक तो कोर्ट की जजमेंट होती है कानून के हिसाब से, और सरकार की जजमेंट होती है अपनी समझ के हिसाब से, तो वो सब्जेक्टिव होती है। तो कानून के हर समय कानून की कसौटी पे आप उसको तोल सकते हैं, लेकिन आप उसको औचित्य की कसौटी पे या कितनी जस्टिफाइड थी वो आप नहीं कर सकते हैं, वो ठीक नहीं है जी। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस जजमेंट पे, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत साफ है, उसमें बहुत समझ आता है उसमें। धन्यवाद शेखर। चलिए दूसरा जो सवाल है वो डॉक्टर धीरज जिराती का है, जो पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी उत्तराखंड में गफूर बस्ती खाली करने का आदेश दे देना चाहिए? क्या उस समय की सरकार की भी जिम्मेदारी मानना चाहिए और फटकार लगानी चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आंख बंद करके कि नहीं बैठना चाहिए? देखिए, किसी भी कोर्ट को ये आज़ादी नहीं है कि वो वोट बैंक की राजनीति वगैरह के बारे में बोले, क्योंकि जो आज मुसलमान वोट के लिए बोलेगा वो दूसरा कल को हिंदू वोट के लिए बोलेगा, तीसरा परसों क्रिश्चियन वोट के लिए बोलेगा, 5वां किसी कास्ट के वोट के लिए बोलेगा। तो कोर्ट्स का काम ये फटकार लगाना और ऐसे भाषण देना, एडिटोरियल लिखना नहीं होता है। कोर्ट का कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि उन्होंने इसके ऊपर जो उनकी इविक्शन हो रही थी उस पर अभी रोक लगा दी है, स्टे दिया है। और जो स्टे दिया है वो एक ठीक कारण लिया है कि 50,000 लोगों को आप अचानक उठा के नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि अब देश में एक तरह का एक सिद्धांत बन गया है कि कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, अनऑथराइज कॉलोनी होती है, आमतौर पे आप उनके पुनर्वास का इंतजाम साथ साथ करते हैं।
तो वो पुनर्वास को प्लानिंग करके, और अब दिल्ली में पुनर्वास हुआ, इतनी झुग्गी झोपड़ी वालों को नए फ्लैट मिले, मोदी जी ने दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के पहले वो फ्लैट हैंडओवर किए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, अखबारों में इश्तेहार निकले, तो वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है। तो जो लोग अब ये कहना कि लोग क्यों बैठे हुए हैं, अब लोग तो धारावी में बैठे हुए हैं, बम्बई में तो कितने लोग, बम्बई तो 2/3 इस्लामी है और वो ऑथोराइज नहीं है, तो उनको अचानक जाके अब जाके सर एकदम उठा के नहीं फेंक सकते हैं। और झुग्गियों में झोपड़ियों में कौन बैठा है या अवैध कब्जा करके कौन बैठा है इतने सालों से, वो बात को पोलिटिसाइज करना ठीक नहीं है कि ये मुस्लिम है, पहली सरकारों ने मुसलमानों को सेटल होने दिया। अरे भाई, भारत में जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हैं या अनऑथराइज बैठे हैं वो सब एक धर्म के थोड़ा हैं जी। हर धर्म के लोग वहाँ पे बैठे हैं। हो सकता है किसी एक सेटलमेंट में कोई एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं। अब आप ये भी नहीं कर ये भी कोई उचित बात नहीं है कि आप ये कहें कि जहाँ चाहे इस धर्म के उनको निकाल देते हैं, दूसरों को छोड़ देते हैं, क्योंकि कल को कोई आके उल्टा कर सकता है उस बात को। तो इक्विटी लॉ में होती है, सब बराबर होते हैं। तो ये फटकार से कुछ नहीं चलेगा। और ये कहना कि पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। अब दिल्ली देखें, मैं बम्बई का तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन बम्बई का भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। दिल्ली में जो बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज, पहले तो दिल्ली की कितनी बसेस के ऊपर बस जो टर्मिनस था वो जे कॉलोनी लिखा होता था। तो हम सोचते हैं जे कॉलोनी बड़ी पॉपुलर है दिल्ली में, फिर पता लगा इसका मतलब है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। अच्छा। तो संजय गांधी इमरजेंसी के टाइम बहुत लोगों को लाए यूपी से, बिहार से, क्योंकि उनके वोट बैंक थे और वो हर धर्म के थे। वो लाए, उनका जगह देके बसाया। ऐसे ही बम्बई में कई राजनेता थे जिन्होंने बसाया। बम्बई एयरपोर्ट के पीछे जो बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ी है जहाँ लैंड करने आते हैं, आप देखते हैं, या टेक ऑफ करते हैं, देखते हैं, सब नज़र आता है। तो वो सब भी राजनेताओं ने मिलके और अपने वोट बैंक वहाँ बनाए हैं, क्योंकि ये वो राजनेता थे जिनको नॉन महाराष्ट्रियन बाहर के लोगों के वोट चाहिए थे। जैसे सुनील दत्त भी उनमें से हैं। सुनील दत्त ने भी उनको भी बहुत प्रोटेक्शन दी, कृपा शंकर सिंह हैं। तो ये राजनीति का हिस्सा है। अब ये एक दिन में ठीक हो नहीं सकता और इसको आप बैक डेट से ठीक कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को जो बात जस्ट हो, जो बात न्यायिक हो, वो करनी चाहिए। जी, अगला सवाल जो है वो आदित्य द्यूस्कर का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने के अखिलेश यादव और मायावती के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उनका मानना है कि कांग्रेस के जुड़ने से उनके ब्रांड को नुकसान होगा? देखिए, अभी सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है, खेल शुरू नहीं हुआ है। जब खेल शुरू नहीं हुआ तो लोग अपने अपने पत्ते क्यों खोले? तो सब अपने अपने पत्ते बंद करके बैठे हुए हैं। अब देखेंगे जब वो खेल शुरू होने वाला होगा, फिर देखेंगे किसके पास क्या है और उसके हिसाब से फिर वो फैसला करेंगे। ये सोचना कि 1.5 साल पहले चुनाव के आप पहले अपने सारे कमिटमेंट्स कर दें, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि अब ये भी बड़ी बात है कि इन सारे राज्यों में किसी के बहुत वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। और पिछले 2 चुनावों में देखा गया कि वोट ट्रांसफर हुए भी नहीं। जैसे कि मायावती जी के वोट जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफरेबल माने जाते हैं, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुए, बल्कि अखिलेश के वोट कुछ उनको ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन उनके वोट अखिलेश को ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो ये सब लोग अभी बातें सोच के बैठे हुए हैं। अभी 1.5 साल है। तो ये देखिए, अब क्रिकेट मैच भी होता है, तो जो टीम अपनी प्लेइंग 11 होती है वो सुबह बताती है, पिच को देख के, मौसम को देख के, सब चीज़ों को देख के बताती है। तो ये पहले से ही बातें नहीं खोली जाती हैं। अगला सवाल जो है वो सूरज का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि यूपी में इस समय बहुत धूमधाम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि योगी भी गुजरात मॉडल की तरह विकास और हिंदुत्व का मेल बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? देखिए, योगी तो इस समय महत्वाकांक्षी है, बहुत नौजवान है। ये लोग समझते नहीं है कि भारत के जो दूसरी जनरेशन के पीढ़ी, पहली जनरेशन समझिए, जैसे मोदी जी हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं या नवीन पटनायक हैं, ये सब स्टालिन, ये पहली जनरेशन की। जो सेकंड जनरेशन जो 60 से नीचे की है, उनमें सबसे नौजवान योगी जी हैं। तो योगी जी अगर आप देखें तो जैसे वो अरविंद केजरीवाल से नौजवान है, राहुल गांधी से नौजवान है, अपनी पार्टी में भी, बीजेपी में भी, जैसे गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, जो बाकी नेता हैं, शिवराज जी हैं, इन सब से वो नौजवान हैं। तो वो अभी मेरे ख्याल 52 कुछ ऐसे उसके आसपास हुए हैं। तो उनको लगता है मैं नौजवान हूँ, मेरे को भी परिवार का प्रेशर नहीं है, मैं फिट हूँ और मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। तो वो अपने आप को इस समय बीजेपी का दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं।
दूसरा सबसे ताकतवर नहीं, वो तो अमित शाह ही हैं, जी। लेकिन दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं और उनकी सोच ये है कि वो अपने आप भी यूपी में चुनाव जीत सकते हैं और पार्टी में बहुत लोग हैं जो चाहेंगे कि वो भी कल को राष्ट्रीय नेता बने। तो वो एक तरह से जिसको कहते हैं थ्रोइंग योर हैट इन द रिंग, तो वो सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकार के लिए उन्होंने अपना एक तरह से नाम लिखवा दिया है और अपनी राजनीति प्रोफाइल वो सब उसी तरीके से करेंगे। जी। अगला जो सवाल है वो अनुराग जैन का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। इस बार भी हमें बहुत सारे मेंबर्स के सवाल आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने के खिलाफ जैन समुदाय के हालिया विरोध को राजनीतिक दलों से कुछ समर्थन मिला है। वो बोल रहे हैं कि जैनों जो माइनॉरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कम संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि जैनों को के तुष्टीकरण या उनकी अपीसमेंट का कोई राजनीतिक महत्व है या ये केवल इररेलेवेंट राजनेताओं द्वारा सुर्खियां बटोरने का एक मौका है? देखिए, जो जैन समाज है वो बहुत छोटा समाज है, वो सारे देश में फैला हुआ है, तो कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो बड़े वो किसी के लिए कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं जी। वो अपने व्यापार वगैरह में रहते हैं, लेकिन वो हाई प्रोफाइल भी है जी। क्योंकि व्यापारी हैं, हर प्रोफेशंस में हैं, आपके सिविल सर्विसेज में हैं और हर पार्टी उनकी इज्जत करती है। अब देखिए, जब उनकी प्रोटेस्ट शुरू हुई तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी खड़े होकर बोला और बीजेपी के बहुत सपोर्टर हैं, तो कोई उनको नाराज करना नहीं चाहती है। तो उनको अगर लगा, ये सेंसिटिविटी हुई कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ बहुत टूरिज्म शुरू हो जाएगा, कुछ गलत होगा, तो उनके साथ ठीक है, टूरिज्म होना भी चाहिए। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म बहुत होना चाहिए देश में, अच्छा आइडिया है, होना चाहिए और वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर उस कम्युनिटी को उसके बारे में कुछ सेंसिटिविटी है तो उसको समझा के उनको साथ लेके जल्दबाजी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल जो है वो विश्वास भंडारकर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा मुंबई में आयोजित मीटिंग में टीम इंडिया के चयन के लिए योयो टेस्ट क्राइटेरिया को वापस लाने का एक डिसीजन लिया गया था। क्या इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि 2022 में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण फिटनेस था? अगर हाँ, तो शास्त्री कोहली की जोड़ी के एग्जिट के बाद इस योयो टेस्ट को क्यों रद्द कर दिया गया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी बात ठीक है कि 22 में भारत की टीम का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा और जो फिटनेस जिसके ऊपर हम इतना फख्र करते थे भारतीय टीम की, वो भी ढीली लगी जी। क्योंकि एक तो फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही सरासर जितनी की भारत की हो गई थी, काफी कैचेस भी ड्रॉप हुए, वैसे भी फील्डिंग, और खास करके जब फील्डिंग अंडर प्रेशर आई तो उसमें लगा कि उनके जैसे कहते हैं ना, शोल्डर्स ड्रूप करना, उनके कंधे जल्दी गिर गए जो नहीं गिरने चाहिए थे। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत खिलाड़ी हमारे इंजर्ड रहे और इंजर्ड में सबसे चैंपियन तो हमारे कप्तान ही रहे, रोहित शर्मा। तो इसका मतलब कुछ फिटनेस मेंटेनेंस और प्लेयर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में कुछ गैप्स रहे जो नहीं रहने चाहिए थे। तो अब अगर वो कर रहे हैं, फिटनेस के वही स्टैंडर्ड्स वापस ला रहे हैं। मुझे पता है जब पहले योयो वगैरह था तो लोगों ने बहुत शोर किया था क्रिकेट में क्या ज़रूरत है या आप ज़रूरत से ज़्यादा फिटनेस कर रहे हैं, लेकिन देखिए आजकल कोई खेल फिटनेस के अलावा नहीं होता है। वो ज़माने चले गए क्रिकेट में कि आप सुबह से शाम तक खेले, टुक टुक करके बैटिंग करी, 2 दिन खेले, फिर एक दिन रेस्ट डे हो गया, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात, आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी 90 ओवर रोज़ होते हैं, तो आपको 90 ओवर बहुत होते हैं। बॉलिंग करनी पड़ती है, खड़े रहना पड़ता है, बैटिंग करनी पड़ती है, बैटिंग में जल्दी रन बनाने पड़ते हैं। अब आप देखिए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही है, हालांकि पाकिस्तान ने बिल्कुल पिच ऐसे बनाए हैं जैसे हाईवे होता है ना जी, बिल्कुल सुपर हाईवे एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए हैं कि वहाँ पे 18 दिन में भी फैसला ना हो, लेकिन फिर भी लगता है कि 5वें दिन लास्ट सेशन में भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए 5 दिन तक आपको पूरी फिटनेस चाहिए क्योंकि आपकी टीम को उसमें 190 ओवर करने पड़ सकते हैं और आपकी टीम को 20 विकेट लेने हैं, तो आपकी टीम को वहाँ पे 180 ओवर डालने हैं। हो सकता है कम में आपको 20 विकेट मिल जाए, लेकिन 180 ओवर डालने का आपके अंदर दमखम होना चाहिए आपके बॉलर्स में। ऐसे ही आपके बैटर्स में 180 ओवर खेलने का दमखम होना चाहिए क्योंकि अब ये मैच आखिरी सेशन तक, 5वें दिन तक डिसाइड हो सकते हैं। तो अभी फिटनेस चाहिए और जो लिमिटेड ओवर्स है उसकी फिटनेस का तो एक और ही दर्जा है। अब देखिए पीछे एक दो कैचेस के जो नए आए हैं बिग बैश लीग वगैरह से, वो किस लेवल पे किस स्तर तक अभी फील्डिंग पहुंच गई है, तो इसके लिए फिटनेस चाहिए। और ख़ास करके अगर आप बहुत नौजवान अब नहीं रहे
आप लेट 20s में 30s में हैं, तो आपकी फिटनेस हर समय बहुत कंट्रोल होनी चाहिए और मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए कि इंजरी मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जी। हमारे यहाँ इस साल पिछले साल में बहुत लोग इंजर्ड रहे, इतने इंजर्ड नहीं होने चाहिए। और उसमें वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक तो फिटनेस है और वर्कलोड मैनेजमेंट भी। तो अभी ये बात कुछ शुरू की है बोर्ड ने कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज को बोले कि जो हमारे लिए वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं उनका वर्कलोड कंट्रोल करके, जैसे जसप्रीत बुमराह है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत तो बदकिस्मती से अब नहीं आईपीएल में इस साल, लेकिन ऐसे प्लेयर्स इनकी भारत को बहुत ज़रूरत है सब फॉर्मेट्स में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल जो है वो अभिषेक कपूर का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पंजाब आम आदमी पार्टी की विस्तार योजनाओं को प्रभावित करेगा? वो बोल रहे हैं कि भले ही आपने मुफ्त बिजली जैसे कुछ फ्रीबीज दिए हैं, लेकिन पंजाब की कानूनी व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और पंजाब में कोई नया निवेश नहीं है, यहाँ तक कि मौजूदा उद्योग भी दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहा है। देखिए, पंजाब के अंदर ही बहुत समस्या है और जब तक पंजाब इस समस्या का हल नहीं निकालेगा, पंजाब की बाकी मसले भी चलते रहेंगे। पंजाब में इस समय मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है जी। क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटलिज्म फिर से बढ़ रहा है, रेडिकलिज्म बढ़ रहा है। वहाँ के जो नौजवान हैं उनको लगता है कि कोई मौका नहीं है, नौकरी ही नहीं है। एक ही मौका है कि कनाडा चले जाओ, कनाडा नहीं जा सकते तो इलीगल कहीं चले जाओ, लीगल नहीं तो कोई जाता है सर्बिया से जाते हैं कोसोवो से जाते हैं इटली, वहाँ पे फिर वो शरण मांगते हैं, असाइलम मांगते हैं। तो ये इसलिए होता है कि वहाँ पे मौके नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को अभी बिजली मुफ्त और मुफ्त सोचने के ठीक है, एक बार वोट मिल जाता है, लेकिन अब समय लिमिटेड है और समय निकल जाता है। तो जब तक पंजाब में इंडस्ट्री नहीं आएगी और पंजाब की माफिक इंडस्ट्री नहीं आएगी जिसमें नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी और पंजाब में इंडस्ट्री लगाने का माहौल नहीं बनेगा, तो माहौल में सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर होती है। दूसरी बात स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी होती है कि जो आपकी नीतियाँ हैं वैसी रहेंगी कल को, या कि बदलेगा नहीं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सड़कें और रेल नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली बहुत बड़ी चीज़ है, खास करके उद्योग लगना है। तो बिजली किस दाम पे मिल रही है? अब आप इतने लोगों को इतनी बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो बाकियों के लिए दाम बढ़ जाता है। जो दाम बढ़ के भी मिली तो 24 घंटे मिल रही है कि नहीं मिल रही है जी। नहीं तो उसको जनरेटर चलाना पड़ेगा, कितना खर्चा बढ़ेगा उसका जनरेटर से, और अगर मिल रही है तो किस क्वालिटी की मिल रही है, क्या फ्लक्चुएशन से। ये सब बातें बहुत बड़ी होती हैं। ये पंजाब में बहुत काम करने का है जो पंजाब में नहीं किया गया है। पंजाब के लोगों में बहुत टैलेंट है, पंजाब के लोगों में बहुत एनर्जी है। दुनिया भर में जाके पंजाब के लोग अच्छा करते हैं। पंजाब में क्यों नहीं कर पा रहे, ये भारत की एक ट्रेजिडी है, सिर्फ पंजाब की ट्रेजिडी नहीं है। और आम आदमी पार्टी को लोगों ने बड़ी इच्छा के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया है, उनको इस पे सोच के डिलीवर करना चाहिए। अगला सवाल प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी का है। वो बोल रहे हैं कि उनका सवाल आपके हाल ही में किए गए पाकिस्तान और टीटीपी पर सीटीसी एपिसोड पर है। वो पूछ रहे हैं कि टीटीपी से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए रियलिस्टिक ऑप्शंस क्या हैं, भारत पर इसके क्या परिणाम होंगे, और आफपाक रीजन से निपटने के लिए भारत की मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, आफपाक रीजन के लिए भारत की मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो एक ही होनी चाहिए। वो ये है जो मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था कोई 10 साल पहले कि लीव ऑफ टू पाक। क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, अफगानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो लो भाई संभालो उसको। आपकी डेप्थ है ना, हमें तो नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए थी। आप कहते हैं जी हमने पहले रूसियों को भगाया, सोवियत यूनियन को हराया यहाँ पे, फिर हमने अमेरिका को हराया। जब अमेरिका चला गया तो आपके तब प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने कहा कि लिबरेशन हो गई अफगानिस्तान की, अब आपको मुसीबत करे तो आप संभालिए ना। तो लीव एफ टू पाक, ये हाइफन वहाँ लग रहा है, लीजिए, हमारी जान छोड़िए, हम अपने काम में आगे चलें, नजर रखें उनके ऊपर जरूर। अगला सवाल विशाल यादव का है जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि शेखर जी और अपूर्वा को नए साल की बधाई। आपको भी बधाई विशाल जी। बोल रहे हैं सवाल थोड़ा लंबा है, मैं थोड़ा छोटा करके आपसे पूछती हूँ। बोल रहे आपने सीटीसी किया था उन रुकी हुई परियोजनाओं पर जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया और सफल भी हुए हैं, पर वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार की अधिकतर ओरिजिनल योजनाएं या कानून बहुत ही कम होमवर्क या एनालिसिस से शुरू हुई हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया नोटबंदी के बारे में, लैंड रिफॉर्म, फार्मर्स लॉ, सीडीएस सिलेक्शन, सीएए, 100 स्मार्ट सिटीज़ और भी कुछ उन्होंने उदाहरण दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि तो क्या ऐसा है कि मोदी जी कांग्रेस के समय के लिए किए गए रिसर्च वर्क का फ़ायदा उठाकर अच्छा काम करके खुद की योजनाओं के लिए वो रिसर्च न करके शौक और औ वाली राजनीति पर चलते हैं जो अधिकतर समय फेल होती है?
वो ये भी बोल रहे हैं कि वैसे जनधन, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला को बहुत हद तक सफल माना जा सकता है और ये तीनों उनके पहले 2-3 साल की योजनाएं हैं। देखिए, आपका जो सारा स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, वो काफी फेयर है, लेकिन उसमें दो बातें कहने की है। ये तो राजनीति है, तो अगर कांग्रेस ने प्लान बनाई, रिसर्च करी, कुछ आइडियाज लेके आई, जैसे आधार है, कांग्रेस लेके आई, बनवाया भी उन्होंने, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके लिए दूसरा आके इस्तेमाल करे तो आप उसको उसका कोई लांछन नहीं लगा सकते। आपने क्यों नहीं किया? एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये मैं खुद कई बार लिख चुका हूँ कि मोदी सरकार का तरीका ऐसे है जैसे कोई पैराट्रूपर होता है, वो प्लेन से छलांग मार देता है पैराशूट लेके, पैराशूट चेक किए बिना, और बाद में चेक करते हैं। तो वो एक शॉक एंड ऑक करते हैं। आपकी बात ठीक है, उनमें से कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, और वो एक हेडलाइन बनाते रहते हैं। वो जल्दी जल्दी हर 6 महीने में, 3 महीने में एक ना एक हेडलाइन बड़ी बननी चाहिए, तो वो बनाते हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना तैयारी के होती हैं, जो बाद में अड़ जाती हैं। लेकिन ये ऐसे सब खत्म नहीं होती। जैसे आप देखें कि नल से जल कार्यक्रम है, ये फाइनली काफ़ी इसने कुछ करके दिखाया। ऐसे टॉयलेट्स वाला था, ठीक है, इसके आप कहीं ढूंढेंगे तो आप ढूंढ लेंगे कोई ओपन डेफिकेशन हो रही हो, लेकिन काफ़ी हद तक टॉयलेट्स लोगों के घर में हुए हैं। ये ना सिर्फ ये कि सरकार ने पैसा दिया या बनवाए, लेकिन अवेयरनेस भी उससे काफ़ी हुई है। तो जो एक था कि मास लेवल पे ओपन डेफिकेशन थी, वो अब हमारे यहाँ नहीं है। तो कई बार ऐसे होता है कि जब आप किसी चीज़ को प्लान ही करते रहें, रिसर्च ही करते रहें, तो उससे जो होती है सिचुएशन, उसको हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तो एनालिसिस पैरालिसिस भी नहीं होना चाहिए, फैसला करके एक समय तो आगे चलना ही चाहिए। तो इसका एक बैलेंस है, कोई परफेक्ट बैलेंस आज तक उस दुनिया में उसका कोई निकाल नहीं पाया है। लेकिन जो मोदी सरकार है, जो कांग्रेस सरकार थी, वो ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस की तरफ थी। वो सोच के डिबेट बहुत लंबा करते थे, ज़्यादा लंबा करते थे। ये सरकार जल्दी फैसला कर लेती है और जल्दी उसमें इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं करती है, इंस्टिंक्टिवली चलती है। तो इंस्टिंक्टिव लीडरशिप भी बुरी नहीं होती है। दुनिया में कई नेता हैं जो इंस्टिंक्टिव हुए हैं, जैसे रोनाल्ड रेगन थे, इंस्टिंक्टिव थे। मार्garet थैचर भी एक तरह से इंस्टिंक्टिव थी। वाजपेयी भी इंस्टिंक्टिव थे। कई होते हैं जिनमें कुछ इंस्टिंक्ट होता है और कुछ पुराना बहुत तजुर्बा होता है, जैसे नरसिम्हा राव थे। तो हर तरह के नेता होते हैं और हर किसी का अपनी तरह का तरीका होता है। ऐसे ही हर पार्टी का भी अपनी तरह का तरीका होता है। अगला सवाल MM सिंह का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बॉलीवुड पे उनका सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सिनेमा में हो रहे मंथन को आप किस प्रकार के सामाजिक मंथन का सूचक मानेंगे? क्या आपको ये आशावादी और स्वाभिमान की अतिशयोक्ति दर्शाने वाले सिनेमा का दौर लगता है, या फिर क्या ये ऐसा दौर है जहां भारतीय सिनेमा में बेहतर श्रेणी की चेतना विकसित हो रही है? ये उन्होंने सवाल हिंदी में हमें लिख कर भेजा है। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और आज का ये जो एपिसोड है हेडलाइंस के पीछे का, ये और भी अच्छा है क्योंकि शुरू हुआ है, ये शुरू में क्रिकेट आ गई थी इसके अंदर, और अब यहाँ पे सिनेमा आ रहा है। अब सिनेमा में ऐसे है कि हिंदी सिनेमा में खास करके बहुत बड़ी चेंज आई है। सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो बड़े स्टार्स के जो प्रोडक्शंस हैं, जो बड़े स्टार्स के और जो बड़े सिनेमा हॉल वाले, वो इतने नहीं चल रहे हैं। OTT वगैरह चल रहे हैं, लेकिन स्टार सिस्टम जो है इस समय बहुत खतरे में है। उसका मतलब ये भी है कि नए स्टार पैदा नहीं हुए, पुराने वही स्टार चले जा रहे हैं। और जब दो साल लोग घर में रहे तो उन्होंने OTT वगैरह बहुत देखने शुरू कर दिए, और OTT में उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो स्टार सिस्टम के बाहर है। तो वो एक नई डिस्कवरी लोगों ने करी OTT में, तो उससे स्टार सिस्टम की कमजोरी सामने आई। दूसरा ये कि जो स्केल है, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ग्रैंडियर जिसको कहते हैं, शोमैन बन के जो आते हैं लोग, एक ज़माने में राज कपूर को शोमैन कहते थे, वो जो शोमैनशिप है इस समय, बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ा रंग बिरंग का तड़क भड़क, वो साउथ का सिनेमा जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो पहले इतना समझ नहीं आता था, साउथ का सिनेमा पहले से बहुत आ गया था, यानी कि अभी हो गया है। लेकिन अब क्योंकि डबिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई है, और वो ज़माना चला गया, पहले साउथ की फिल्म बनती थी, फिर उसके नकल करके हिंदी की फिल्म बनती थी, उसके बेसिस पे, जैसे कि आप समझें कि गजनी थी जी, उसमें स्टार भी नए आ गए, गाने भी सब नए आ गए। या पहले जैसे और साउथ की फिल्में थी जिनको हिंदी में डब करते थे, जैसे रोजा थी, कादलन थी, ऐसी फिल्में मुझे वही याद है जो मैंने पहले साउथ की लैंग्वेज में, तमिल में देखी थी इस केस में। अब जो है साउथ वाले खुद ही फिल्में दोनों भाषा में बना रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि वहाँ से वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म बना दें
और उसको फिर अपने स्टार लेके आप हिंदी में बना लें। तो अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, डिजिटल हो गई है, इतनी डिजिटाइजेशन हो रही है, और साउथ में जो टेक्नोलॉजिकली जो उनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेज से बहुत आगे हैं, और उनके पास एक्टर भी हैं। एक भाषा का जो एक रिस्ट्रिक्शन थी वो अब टूट गई है, तो उनके एक्टर भी आगे बढ़ के अब आ रहे हैं। अब देश में बड़े बड़े स्टार साउथ से आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि बॉलीवुड के लिए चुनौती है, लेकिन भारतीय सिनेमा के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सब अब एक्सपैंड हो गया है, आपका कैचमेंट भी, आपका मार्केट भी एक्सपैंड हो गया है। ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में एक समय सिर्फ मुंबई कर्नाटका दिल्ली, मुंबई कर्नाटका दिल्ली, अब आप देखिए कितनी कितनी टीमें आगे बढ़ के आ रही हैं, कोई भी जीत रहा है, कोई भी किसी को हरा रहा है। गुजरात से इस समय आप देखिए कि 3 टीमें हैं, बड़ौदा है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, तो और स्टेट से भी ऐसी टीमें आ रही हैं। तो जो क्रिकेट के साथ एक तरीके से हुआ, वो एक बहुत बड़े स्केल पे अब सिनेमा के साथ हो रहा है। तो इसमें हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, इस सब सिनेमा के अंदर जो गैप है अब वो ख़त्म हो रहा है। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का बहुत ही दिलचस्प हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर ठंडे इलाकों में रहते हैं भारत में, उत्तर भारत वगैरह में, तो अपना ध्यान रखिए, बहुत ठंड है, और ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी है, तो दोनों चीज़ मिलके बहुत दिमाग ख़राब करती है।